हेलो फ्रेंड्स, मैं अरुण विश्वकर्मा अरुण सर मैथ्स यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले एमपीटेड वर्ग 3 मेंस एग्जाम की मैथ्स की सीरीज, जिसमें आज हम सबसे पहला चैप्टर जो स्टार्ट करेंगे वो है नंबर सिस्टम, जो कि मैथ्स का सबसे बेसिक चैप्टर है। इसके बिना आप आगे के चैप्टर को पढ़ना आपके लिए कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकता है। अगर आपका नंबर सिस्टम का नॉलेज वीक है तो आप अगले चैप्टर जो मैथ्स के चैप्टर हैं उनमें कहीं ना कहीं अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो आपको नंबर सिस्टम के बारे में अच्छा सा नॉलेज होना चाहिए, नंबर्स के बारे में अच्छा सा नॉलेज होना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम बिल्कुल डिटेल से, बिल्कुल बेसिक से समझने की कोशिश करेंगे। जिसको इस चैप्टर में बिल्कुल भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता है, संख्याओं पर आधारित कॉन्सेप्ट नहीं पता है, तो आप लास्ट तक इस चैनल के साथ और मेरे साथ बने रहिए। आपको डेफिनेटली यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और यहाँ पर मैं इस लेवल के कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करूंगा, और कॉन्सेप्ट के जैसे क्लियर करने के बाद हम जो प्रीवियस ईयर टीचिंग एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए उनको भी इसी क्लास में, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जो भी चैनल पर नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हम जब तक नॉर्मली हम पढ़ते हैं नंबर्स के बारे में, संख्याओं के बारे में। उस संख्याओं के बारे में जब भी बात आती है तो हम दो तरह की संख्याएं देखते हैं। एक होती है हमारे पास वास्तविक संख्याएं और दूसरी होती है हमारे पास काल्पनिक संख्याएं। जो काल्पनिक संख्याएं वो संख्याएं होती है, जैसे मान के चलिए, अगर मैं कोई एग्जांपल लेके आपको बता देता हूँ। जैसे रूट के अंदर अगर लिखा है -2, रूट के अंदर अगर लिखा है -3, ठीक है, तो ऐसी संख्याओं को हम क्या बोल देते हैं, काल्पनिक संख्याएं या इमेजिनरी नंबर। तो इस चैप्टर में या फिर आपके जो सिलेबस में हमें इमेजिनरी नंबर के बारे में नहीं पढ़ना है, हमें जनरली पढ़ना है किसके बारे में, वास्तविक संख्याओं के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम वास्तविक संख्याओं को बिल्कुल डिटेल से समझेंगे। और अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को देख लिया और इसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी मैं आपको बहुत बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन कराऊंगा, ताकि आपको ये पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं वास्तविक संख्याएं। हेडिंग दे देते हैं यहाँ पर वास्तविक संख्या। ठीक, वास्तविक संख्या क्या होती है? तो वैसी सभी संख्याएं जिनको हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं उन सभी को हम बोल देते हैं वास्तविक संख्या। ये हमारे पास एक नंबर लाइन है, मान के चलिए, आपने सबने पढ़ा होगा। यहाँ पर होता है 0, इधर आप चलेंगे 1 2 3, कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। जब आप इधर चलेंगे तो -1, -2, -3 अप टू -इनफाइनाइट। तो ये एक हमारे पास नंबर लाइन है, और नंबर लाइन पर हम जिन भी नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो सभी के सभी रियल नंबर कहलाते हैं, सभी के सभी वास्तविक संख्याएं कहलाती है। अगर आपसे पूछा जाए एक, तो एक को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये रहा एक, तो ये भी आपके पास एक वास्तविक संख्या है। यहाँ पर अब बात करते हैं -2 की, तो -2 को भी हम एक संख्या रेखा पर दर्शा पा रहे हैं, इसका मतलब ये भी एक वास्तविक संख्या है। अगर हम बात करें +3 की, तो +3 भी क्या है, एक वास्तविक संख्या है। मान के चलिए अगर मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 1.1, तो आप देखेंगे 1 और 2 के बीच में जब हम 10 छोटे छोटे से पार्टीशन इसको करेंगे, तो जो फर्स्ट पार्टीशन होगा उसको हम बोल देते हैं 1.1। उसको हम क्या बोल देते हैं, 1.1। इसका मतलब ये भी क्या है, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट हो पा रही है, तो ये भी एक वास्तविक संख्याएं हैं। तो आई होप आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा। जैसे मान के चलिए अगर मैंने लिखा यहाँ पर बीच में ये 2 है, यहाँ पर 3, तो इसके जस्ट बीच में कहीं पर एक नंबर होगा 2.5। तो 2.5 को भी हम नंबर रेखा पर दर्शा पा रहे हैं, इसका मतलब ये भी एक वास्तविक संख्या है। आई होप आपको ये बेसिक थोड़ी सी चीज़ समझ में आई होगी। जब आगे हम पढ़ेंगे डिटेल में तो आपको और अच्छे से क्लियर होने वाला है। ठीक, अब हम चलते हैं वास्तविक संख्याओं को किस तरीके से हम कैटेगराइज करेंगे, किस तरीके से हम बांटेंगे। तो वास्तविक संख्याओं को बांटने के दो तरीके हमारे पास है। एक होता है हमारे पास, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, दशमलव वाली संख्या। एक होगा हमारे पास दशमलव वाली संख्या, और दूसरा होगा हमारे पास बिना दशमलव वाली संख्या। बिना दशमलव वाली संख्या, ठीक। अब इनको समझते चलना, आपको लास्ट में देखना, आपको पूरा चैप्टर इतने अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि आपने कहीं भी इससे अच्छा कहीं नहीं पढ़ा होगा। दशमलव वाली संख्या जिसे हम बोलते हैं विथ डेसिमल, और बिना दशमलव वाली संख्या विदाउट डेसिमल। अब हम बात कर लेते हैं बिना दशमलव वाली संख्याओं के बारे में। तो जैसे कि आपने देखा होगा
लेट सपोज 0। ये क्या है, एक बिना दशमलव वाली संख्या है, ठीक है। और बात कर लेते हैं 1। 1 क्या है, एक बिना दशमलव वाली संख्या है। 2 बात कर लेते हैं, ये भी एक बिना दशमलव वाली संख्या है। लेट सपोज 100। 100 भी क्या है, बिना दशमलव वाली संख्या है। लेट सपोज 200। 200 भी एक बिना दशमलव वाली संख्या है। अप टू कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। तो ये सभी के सभी नंबर क्या कहलाते हैं, बिना दशमलव वाली संख्या। लेट सपोज -1। तो -1 भी बिना दशमलव वाली संख्या है। -2, -3, -4 अप टू माइनस का इनफाइनाइट। तो ये जो सभी नंबर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इन सबको हम बोलते हैं बिना दशमलव वाली संख्या, ठीक है। अब बिना दशमलव वाली संख्या में भी आपको याद रखना, तो जितनी भी बिना दशमलव वाली संख्याएं होती है उन्हीं को हमने नाम दे दिया क्या, पूर्णांक। उन्हीं को हमने क्या नाम दे दिया, पूर्णांक। इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं इंटीजर। अब आप याद रखोगे तो जो नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा, आप इधर देखोगे 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट, पॉजिटिव इनफाइनाइट तक। तो ये सभी के सभी कैसी संख्याएं हैं, तो ये सभी के सभी धनात्मक संख्या हैं, है ना। तो इन सभी संख्याओं को हमने नाम क्या दे देंगे, धनात्मक पूर्णांक। इन सबको हम पूर्णांक बोलते हैं, बिना दशमलव वाली संख्याओं को इंटीजर बोलते हैं। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये सभी पॉजिटिव नंबर है, तो इन सबको हमने बोल दिया धनात्मक पूर्णांक। यहाँ से अगर आप देखोगे तो -1 से लेके माइनस इनफाइनाइट तक, तो ये सभी के सभी नेगेटिव है, तो हमने इसको नाम दे दिया नेगेटिव या ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक। इसके अलावा अब हमारे पास बच जाता है 0। तो 0 को याद रखना, ना तो हम पॉजिटिव में काउंट करेंगे और ना ही हम नेगेटिव में काउंट करेंगे। तो इसको हम क्या बोलेंगे, तो सर हम इसको अलग से एक नाम दे देते हैं, 0 इंटीजर। इसको हमने अलग से एक नाम दे दिया 0 इंटीजर, या फिर हम इसको बोल देते हैं शून्य पूर्णांक। तो यहाँ तक अब आपको एक चीज़ समझ में आई होगी, वास्तविक संख्याओं को मैंने बता दिया, इसको डिटेल में हम समझ रहे हैं, आगे आप बहुत अच्छे से क्लियर कर पाओगे अपने कॉन्सेप्ट को। बस थोड़ा सा पेशेंस बना कर रखिए। बिना बिना वास्तविक संख्याओं को दो तरीके से दर्शाते हैं, एक दशमलव वाली संख्या और एक बिना दशमलव वाली संख्या। बिना दशमलव वाली संख्याओं में आप 3 तरह की संख्याएं देखेंगे। एक तो आप देखेंगे पॉजिटिव, एक आप देखेंगे नेगेटिव और एक आप देखेंगे 0। पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, चाहे 0 हो, ये बिना दशमलव वाली जितनी भी संख्याएं होती है उनको हम नाम दे देते हैं पूर्णांक या इंटीजर। जो पॉजिटिव है उसको हमने नाम दे दिया धनात्मक पूर्णांक, जो कि कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से। -1 से लेके माइनस इनफाइनाइट तक जो जाती है उनको हमने नाम दे दिया नेगेटिव पूर्णांक या ऋणात्मक पूर्णांक। और जो 0 है इसको ना तो हम धनात्मक में काउंट करते हैं ना ही ऋणात्मक में, इसको हमने नाम दे दिया 0 पूर्णांक। ये चीज़ें आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी। अब और चीज़ और क्या याद रखोगे, तो आपने देखा यहाँ से जो नंबर 1 से लेके 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट, इसका मतलब जो आपने अभी धनात्मक पूर्णांक देखा है, क्या, धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3 4 कहाँ तक, अप टू इनफाइनाइट तक। क्योंकि 0 को तो ना तो हम पॉजिटिव में काउंट करते हैं ना ही हम नेगेटिव में, 0 0 होता है। तो धनात्मक पूर्णांक जो 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट है, इन्हीं धनात्मक पूर्णांक को हम एक नाम और दे देते हैं और इसको हम बोल देते हैं प्राकृतिक संख्या। इसको हम क्या बोल देते हैं, प्राकृतिक संख्याएं, इंग्लिश में बोलते हैं हम नेचुरल नंबर। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। इसका मतलब जो सभी धनात्मक पूर्णांक होते हैं वो क्या, प्राकृतिक संख्याएं होती है। यहाँ से आपसे स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछे भी जाएंगे। मैंने भी आज कुछ क्वेश्चन कवर किए हैं जो स्टेटमेंट में अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पेशेंस बना कर रखिए, लास्ट तक आपको बहुत अच्छे से ये चैप्टर क्लियर होने वाला है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो सभी धनात्मक पूर्णांक होते हैं उनको हम प्राकृतिक संख्याएं कह सकते हैं, तो बिल्कुल हम कह सकते हैं। इसके अलावा इन प्राकृतिक संख्याओं के अलावा हम इनको एक नाम और दे देते हैं और इसको हम बोलते हैं काउंटिंग नंबर। क्या बोलते हैं, काउंटिंग नंबर। काउंटिंग नंबर क्यों बोलते हैं, मान के चलिए अगर आपसे बोल दिया जाए, कोई आपके सामने ऑब्जेक्ट रखे हैं और आपसे बोल दिए इनको बताओ कितने ऑब्जेक्ट रखे, तो आप कैसे काउंट करोगे, 1 2 3 4 5 6 एज इट इज, इस तरीके से काउंट करोगे। इसका मतलब काउंटिंग हमेशा कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से। कभी जब भी आप काउंटिंग करने बैठते हो तो आप ऐसा बोलते हो क्या, 0 1 2 3, नहीं, कहाँ से स्टार्ट करते हो, 1 2 3 4। इसका मतलब जो नंबर 1 से स्टार्ट होता है और इनफाइनाइट तक जाता है उनको हमने क्या नाम दे दिया, काउंटिंग नंबर भी। तो इनको प्राकृतिक संख्याएं भी कहते हैं, याद रखना, और काउंटिंग नंबर भी कहते हैं, ठीक। इसके अलावा अगर हम बात करें
अब हम इसमें अगर जीरो इंटीजर को भी शामिल कर लें, एक तो हमने क्या ले लिया धनात्मक पूर्णांक, है ना, धनात्मक पूर्णांक, और इसके अलावा इसमें अगर हम एक चीज़ और काउंट कर ले, क्या, शून्य पूर्णांक। अगर इसमें शून्य पूर्णांक को भी काउंट कर ले तो शून्य पूर्णांक क्या होता है, 0, और धनात्मक पूर्णांक 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू इनफाइनाइट तक। तो अगर हमने इसमें 0 को भी काउंट कर लिया तो अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, तो इसी को हमने नाम दे देंगे अब होल नंबर। इसको हम क्या नाम दे देंगे, होल नंबर, और इसी को हमने हिंदी में क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या। इसी को हम क्या बोल देंगे, पूर्ण संख्याएं। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। ठीक है, अब हम और आगे चलते हैं और डिटेल में इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब हम बात करते हैं नेगेटिव, तो इसको नेगेटिव पूर्णांक कहते हैं। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। आपको नेचुरल नंबर भी समझ में आ गए, अब आपको पूर्ण संख्या या होल नंबर भी समझ में आ गए। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं किसके बारे में, परिमेय संख्याओं के बारे में। थोड़ा सा हम किसको डिस्कस करेंगे, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या जिसे हम क्या बोल देते हैं, रेशनल नंबर, है ना, रेशनल नंबर। परिमेय संख्या होती क्या है, तो ऐसे नंबर जिनको हम पी वाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंड क्यू जो होगा मतलब डिनोमिनेटर जो होगा वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन आपको याद रखनी है। और जो पी और क्यू है ये दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। ये दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, पूर्णांक। अगर ये स्टेटमेंट आपको पता है, इसका मतलब आपको परिमेय संख्याओं के बारे में पूरी तरीके से नॉलेज है। क्या है कि जो नंबर पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाता हो, जहाँ क्यू 0 के इक्वल नहीं होता हो और पी और क्यू दोनों के दोनों पूर्णांक होते हो, तो ऐसे नंबर को हमने क्या नाम दे दिया, परिमेय संख्या या रेशनल नंबर। अब हम बात कर लेते हैं जितने भी हमारे पास पूर्णांक है, जितने भी हमारे पास पूर्णांक है, पूर्णांक कितने हैं, ऋणात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक और 0 पूर्णांक। अब अगर मैं बात करूं, मान के चलो एक ऋणात्मक पूर्णांक -4 में उठा लेता हूं, यहाँ पर -4, इसको अगर मैं 1 से डिवाइड करूं तो इस नंबर की जो वैल्यू आएगी फाइनली वो -4 ही आएगी, क्योंकि 1 से डिवाइड करने पर वही नंबर आ जाता है। इसका मतलब -4 के डिवाइड में कुछ नहीं है तो मैं 1 लिख सकता हूँ। और अगर मैं 1 लिख सकता हूँ तो ये पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखा गया है क्या, तो आप देखोगे सर ये पी वाई क्यू के फॉर्म में है, जहाँ पर जो क्यू है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो नहीं है। क्यू किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, बस 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस कंडीशन में वो नॉट डिफाइन हो जाता है। और पी और क्यू दोनों के दोनों इंटीजर भी होने चाहिए, तो ये चेक करो क्या इंटीजर है, -4 हाँ इंटीजर है, ऋणात्मक इंटीजर है, 1 इंटीजर है, धनात्मक इंटीजर है। तो इस कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं -4 जो है वो एक परिमेय संख्या है। लेट सपोज यहाँ से मैं एक नंबर उठा लेता हूँ 2। अगर मैं 2 लिखा, इसको डिवाइड कर देता हूँ 1 से, तो इस नंबर में कोई भी चेंजेस नहीं आने वाला है। तो इसका मतलब इसको मैं पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो आप देखोगे यहाँ पर जो क्यू है मतलब जो डिनोमिनेटर है वो 0 के इक्वल नहीं है, क्योंकि 1 है यहाँ पर, और ये भी एक इंटीजर है धनात्मक पूर्णांक, ये भी एक धनात्मक पूर्णांक है, तो इसको हमने पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर क्यू 0 के इक्वल भी नहीं है, और पी और क्यू इसका मतलब 2 और 1 दोनों के दोनों पूर्णांक भी है, तो हम कह सकते हैं कि जो 2 है वो भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। लेट सपोज एक नंबर उठा लेते हैं यहाँ से हम 0, इसके डिवाइड में कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 से हम किसी भी नंबर को डिवाइड कर सकते हैं, वही नंबर आता है। तो इसको भी अब हमने कैसे रिप्रेजेंट कर दिया, पी वाई क्यू के फॉर्म में। यहाँ पर देखो क्यू क्या 0 के इक्वल है, नहीं है साहब, क्यों, क्योंकि क्यू की वैल्यू यहाँ पर किसके इक्वल है, 1 के इक्वल। पी 0 हो सकता है, याद रखना पी 0 हो सकता है, लेकिन क्यू 0 नहीं होना चाहिए। अब पी और क्यू दोनों के दोनों इंटीजर हैं क्या, जी हाँ, तो 0 इंटीजर ये है और धनात्मक या पॉजिटिव इंटीजर ये है, तो इसको पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है। और पी और क्यू दोनों के दोनों इंटीजर भी हैं, और क्यू 0 के इक्वल भी नहीं है, इसका मतलब 0 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ से ओवरऑल कहने का मतलब ये निकलता है कि जितने भी पूर्णांक होते हैं, पूर्णांक का मतलब पॉजिटिव इंटीजर या धनात्मक पूर्णांक, नेगेटिव इंटीजर या फिर 0 इंटीजर, ये सभी के सभी क्या होती है, परिमेय संख्याएं होती है। ये चीज़ें वो आपको याद रख के चलनी है। आई होप आप लोगों को ये सब चीज़ें समझ में आ रही होगी। तो जितने भी पूर्णांक है, पॉजिटिव इंटीजर हो, नेगेटिव इंटीजर हो या 0 इंटीजर हो, इन सभी को हम पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अगर पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं तो इसका मतलब ये सभी के सभी क्या होंगी,
परिमेय संख्याएं होंगी। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अब हम चलते हैं कहाँ पर, दशमलव वाली संख्याओं पर। दशमलव वाली संख्याओं को समझने के लिए हम एक नेक्स्ट पेज पर चलते हैं और दशमलव वाली संख्याओं को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, दशमलव वाली संख्या। दशमलव वाली संख्या में अगर आप देखोगे तो यहाँ आपको 3 तरह की संख्याएं देखने को मिलेगी। लेट सपोज एक नंबर है आपके पास 1.25, ठीक है। दूसरा नंबर अगर आप ले लेते हैं 1.333333 और तीसरा नंबर अगर आप ले लेते हैं लेट सपोज 3.14723 अप टू आगे तक जाता रहेगा ये इनफाइनाइट तक। अब यहाँ समझने की कोशिश करो ये मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। एक होता है हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, ठीक। इसको हम बोलते हैं शांत दशमलव संख्या। ये चीज़ याद रखना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और यहीं से क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं एग्जाम में। शांत दशमलव संख्या। अब यहाँ पर शांत का मतलब क्या है यहाँ पर समझो। जैसे मान के चलो अगर मैंने एक नंबर लिया यहाँ पर 11 और इसको मैं डिवाइड करने बैठा 2 से, तो आप देखोगे मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो 2 5 जा 10, पॉइंट लगाएंगे 1 कैरी बचा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, 2 5 जा 10। तो ये पूरी तरीके से कट गया कितने टाइम, 5.5 टाइम। इसका मतलब ये रुक गया 5.5 के बाद ये रुक गया, और रुक गया इसी को हमने बोल दिया शांत हो गया। रुक गया मतलब शांत, जो चीज़ रुक जाती है वो शांत हो जाती है, तुम्हें भी पता होगा, ठीक है। मतलब ये टर्मिनेटिंग है। अब यहाँ पर अगर मैं आपसे एक नंबर ले लेता हूँ लेट सपोज 10 और इसको मैं डिवाइड करता हूँ 3 से। अगर मैं इसको डिवाइड करूँगा 3 से तो आप कैंसिल करोगे, 3 3 जा 9, बचा कितना 1, 1 में डिवाइड नहीं कर पाएंगे हम तो पॉइंट लगाएंगे, तो यहाँ पर अब कितना हो जाएगा 10। फिर देखेंगे तो 3 3 जा 9, फिर बचा कितना 1, फिर 0 लगा लेंगे, फिर 10 हो जाएगा, 3 3 जा 9, फिर कितना रिमेनिंग बचा हमारे पास 1, ठीक। और यहाँ पर फिर 0 तो ये 10 हो जाएगा, अगेन 3 3 जा 9, फिर रिमाइंडर हमारे पास 1 बचा, 0 लगा लेंगे, फिर 10, 3 3 जा 9। इसका मतलब क्या है, ये रुक रहा है क्या, नहीं रुक रहा, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है। टर्मिनेट नहीं हो रहा है इसका मतलब ये शांत नहीं है, और शांत नहीं है तो इसका मतलब ये क्या है, अशांत। तो इसको हम बोल देते हैं अशांत। अब एक चीज़ और देखो, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो दशमलव के बाद 3 3 3 3 टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, मतलब बढ़ता जा रहा, आगे रुक नहीं रहा है, और नंबर की रिपीटिंग भी हो रही है, 3 3 3 बार बार रिपीट हो रहा है। तो हमने इसको बोल दिया अशांत। और जो चीज़ बार बार रिपीट होती है इसको हम बोल देते हैं आवृत्ति। एक चीज़ जब बार बार आना उसको हमने बोल दिया अशांत आवृत्ति। और दशमलव संख्या है इसलिए तो हमने इसको बोल दिया दशमलव संख्या, अशांत आवृत्ति दशमलव संख्या। तो आई होप आपको ये चीज़ भी समझ में आई होगी। एक और मैं नंबर लेके चलता हूँ, लेट सपोज यहाँ पर 22/7। अगर मैं इसको डिवाइड करूँगा 7 से तो 7 3 जा 21, 1 बचा। अब 1 डिवाइड नहीं होगा, पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 0, 7 1 जा 7, बचा कितना आपके पास 3, फिर 0 लगाएंगे 30 हो जाएगा, तो 7 4 जा 28। आप देखोगे अब कितना बचा आपके पास 2, फिर 0 लगा देंगे 20 हो जाएगा, 7 2 जा 14। अब बचा कितना आपके पास रिमाइंडर 6, फिर 0 लगा देंगे कितना हो जाएगा 60, 7 8 जा 56, ठीक है। बचा कितना आपके पास 4, फिर 0 लगा देंगे कितना हो जाएगा 40, 7 5 जा 35। अब एक चीज़ यहाँ पर आप देखो, ये पूरी तरीके से कट नहीं रहा, फिर रिमाइंडर बच गया 5, फिर 0 लगा देंगे 7 बार में, फिर कितना आ जाएगा 49। इस तरीके से आप करते रहोगे तो आप देखोगे यहाँ पर ये पूरी तरीके से आगे बढ़ता जा रहा है, आगे भी बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब ये टर्मिनेट नहीं हो रहा, और टर्मिनेट नहीं हो रहा है इसका मतलब इसको हम क्या बोल देते हैं, अशांत। तो हम इसको बोलेंगे अशांत, ठीक। इसके बाद यहाँ पर आप देखोगे तो नंबर की आवृत्ति भी बार बार नहीं हो रही, मतलब एक ही जैसा नंबर रिपीट नहीं हो रहा। जैसे 1 आया, फिर 2 आया, फिर 1 फिर 4 फिर 2 फिर 8 5 7, इस तरीके से नंबर आते जा रहा है। मतलब यहाँ पर आवृत्ति भी नहीं हो रही है, और आवृत्ति नहीं हो रही है तो इसको हमने नाम दे दिया अनावृत्ति। हमने इसको क्या नाम दे दिया, अनावृत्ति। तो अशांत क्योंकि ये कट नहीं रहा, आगे बढ़ता जा रहा है, और रिपीटेशन भी नहीं हो रहा है इसलिए अनावृत्ति।
क्योंकि ये संख्या जो है वो दशमलव में है तो इसको हमने बोल दिया दशमलव संख्या। तो इसका जो नाम हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास अशांत अनावृत्ति दशमलव संख्या। ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। तो दशमलव वाली जो संख्याएं होती है वो 3 तरह की होती है। एक होता है टर्मिनेटिंग नंबर जो पूरी तरीके से टर्मिनेट हो जाता है। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब बार बार आना। तो यहाँ पर आप देखोगे तो 3.333 समथिंग आ रहा है। टर्मिनेट भी नहीं हो रहा मतलब रिपीटिंग भी हो रहा है। और रिकरिंग, रिकरिंग का मतलब एक ही चीज़ बार बार आना। तो इसको हम बोल देते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। अब यहाँ पर आप देखोगे तो ये भी टर्मिनेट नहीं हो रहा तो इसको हमने बोल दिया नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। क्योंकि यहाँ पर नंबर भी बार बार नहीं आ रहा तो रिकरिंग भी नहीं हो रही है, इसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। अब यहाँ से बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है कि जो आपके पास दशमलव वाली संख्याओं को मैंने 3 तरीके से कैटेगराइज किया, उसमें से एक जो टर्मिनेट हो रही है, दूसरी जो टर्मिनेट नहीं हो रही है लेकिन नंबर रिपीट हो रहा है, ऐसी दोनों संख्याओं को हम PYQ के फॉर्म में लिख सकते हैं, याद रखना। और PYQ के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसका मतलब इसको हम परिमेय संख्या बोल सकते हैं। तो यहाँ पर अब आपको क्या चीज़ याद रखनी है कि जो नंबर या तो पूरी तरीके से टर्मिनेट हो रहा है उसको हम परिमेय संख्या बोलेंगे। दूसरा जो टर्मिनेट तो नहीं हो रहा लेकिन रिपीट हो रहा है, टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है लेकिन रिपीट हो रहा है, उसको भी हम PYQ के फॉर्म में लिख सकते हैं। और तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो टर्मिनेट नहीं हो रहा है और ना ही नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो ऐसे नंबर को हम बोल देते हैं अपरिमेय संख्या। ऐसे नंबर को हम क्या बोल देते हैं? अपरिमेय संख्या। तो आपको ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखनी है कि जो अपरिमेय संख्या वो होती है, वो अगर तुमसे इस तरीके से लिख दिया 1.439862316 डैश डैश डैश, अब आपसे पूछ लिया जाए कि ये बताओ परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, इस तरीके से 4 ऑप्शन देके पूछ लिया जाए तो आपको ये याद रखना कि ये नंबर टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर 3 बार डैश लगा दिया मतलब ये आगे बढ़ता जा रहा है, मतलब टर्मिनेट नहीं हो रहा। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो रिपीटेशन भी नहीं हो रहा है, इसका मतलब ना तो वो टर्मिनेट हो रहा है ना तो रिपीट हो रहा है। तो ऐसे नंबर को हम बोलते हैं अशांत अनावृत्ति दशमलव। और ये जो नंबर होते हैं वो क्या कहलाते हैं? अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। तो जो शांत दशमलव होता है और जो अशांत आवृत्ति दशमलव होता है, ऐसे नंबर को हम परिमेय संख्याओं की श्रेणी में रखते हैं। और जो अशांत अनावृत्ति दशमलव होता है, ऐसे नंबर को हम बोल देते हैं अपरिमेय संख्या। और ऐसे नंबर अगर आप देखोगे तो जनरली आपको ऐसे नंबर देखने को मिलेंगे रूट के अंदर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, जैसे √2 हुआ, √3 हुआ, √5, √6, √7, √8, √11, √13, √14, ऐसे नंबर जो रूट के अंदर नॉन परफेक्ट नंबर है या नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ना, तो ऐसे नंबर को हम क्या बोल देते हैं? अपरिमेय संख्या। और एक चीज़ और याद रखना, यहाँ पर जो पाई होता है, पाई भी अपरिमेय संख्या होती है। यहाँ पर कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि जो पाई है वो परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या। लेकिन पाई को जब तुम क्या लिखते हो? 22/7 लिखते हो, तो याद रखना ये अपरिमेय संख्या नहीं होगी और ना ही ये इसकी एक्यूरेट वैल्यू होती है। लेकिन हम इजीली सोल्व करने के लिए हम इसको 22/7 के फॉर्म में लिख लेते हैं, लेकिन ये इसकी करेक्ट वैल्यू नहीं होती, ये भी आपको याद रखना। तो अगर आपने 22/7 लिखा तो आप ये मत समझ लेना कि यार पाई का मान 22/7 है और ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, PYQ के फॉर्म में लिखा गया है, Q 0 के इक्वल भी नहीं है, इसका मतलब परिमेय संख्या है। तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन अगर पाई की वैल्यू तुमसे 22/7 का पूछे तो 22/7 जो है वो एक परिमेय संख्या, ये याद रखना है ना। और ये इसकी एक्यूरेट वैल्यू होती भी नहीं है, ये सिर्फ हम सोल्व करने के लिए, इजीली फाइंड करने के लिए किसी भी वैल्यू को हम इस तरीके से इसको 22/7 लिख लेते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। ठीक, अब हम जो कॉन्सेप्ट था परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या,
इसके कॉन्सेप्ट को हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। अब इस पर आधारित क्वेश्चन जो कि पिछले टीचिंग एग्जाम में ही पूछे गए हैं, उन्हीं क्वेश्चन को आज हम डिस्कस भी करने वाले हैं। मैं ऑलमोस्ट 25 क्वेश्चन लेके आया हूँ इस क्लास में। जो आपने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसी पर आधारित कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन है, जो आपके कॉन्सेप्ट को और अच्छी तरीके से क्लियर कर देंगे। याद रखना दोस्तों, जो कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे हो, अगर उसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी अगर आपने सोल्व कर लिया तो वो कॉन्सेप्ट आपके माइंड में बहुत परमानेंटली सेट हो जाता है। तो आपको पढ़ने का तरीका यही फॉलो करना चाहिए कि जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा उस कॉन्सेप्ट पर कैसे कैसे क्वेश्चन बने हैं प्रीवियस ईयर में, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो भी आपको नॉलेज में होनी चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो डेटा आज हमने पढ़ा है, जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है और उस पर आधारित कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप पहली चीज़ एक बार थोड़ा सा और रिवाइज कर लो। क्या रिवाइज कर लोगे कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमने सबसे पहले पढ़ा था वास्तविक संख्या, है ना। और वास्तविक संख्या में ही हमने क्या देखा था, हमने देखा था एक दशमलव वाली संख्या और एक हमने देखा था बिना दशमलव वाली संख्या। ठीक, बिना दशमलव वाली संख्या जितनी भी हमने देखा था, बिना दशमलव वाली संख्या होती है जिन्हें हम इंटीजर कहते हैं, उन सबको हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। इसका मतलब बिना दशमलव वाली संख्या पूरी परिमेय संख्या होती है। दशमलव वाली संख्या में भी हमने 3 तरह की देखी थी। एक होती थी शांत, ठीक, और दूसरी होती थी अशांत आवृत्ति, है ना, जो शांत ना हो लेकिन आवृत्ति होती है तो अशांत आवृत्ति। और तीसरी हमने क्या देखी थी, अशांत, मतलब जो टर्मिनेट भी नहीं होती हो और ना ही कोई नंबर रिपीट होता हो, तो अशांत अनावृत्ति दशमलव संख्या। तो इनको तो बिना दशमलव वाली संख्याओं को तो हम परिमेय संख्या बोलते ही हैं, जिन्हें हम PQ के फॉर्म में लिख सकते हैं। Q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए और P और Q दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, पूर्णांक। ये कंडीशन आपको याद रखनी है। यहाँ पर शांत और अशांत इन दोनों को भी हम क्या बोल देते हैं, परिमेय संख्या के रूप में हम इनको लिख सकते हैं। मैं आगे आपको बताऊंगा कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो अशांत या अनावृत्ति दशमलव होती है उसको हम बोल देते हैं अपरिमेय संख्या। उसको हम क्या बोल देते हैं, अपरिमेय संख्या। और ये सभी के सभी, अब आपसे पूछा जाए कि जो परिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या दोनों ही किसका पार्ट है, वास्तविक संख्या। क्योंकि वास्तविक संख्याओं के अंदर ही आपने देखा परिमेय संख्या आ रही है और वास्तविक संख्याओं के अंदर ही क्या आ रही है, अपरिमेय संख्या आ रही है। अब यहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये हम देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो क्या है, सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती है। अभी मैंने बताया वास्तविक संख्या को हमने 2 प्रकार से डिवाइड करा, दशमलव वाली संख्या और एक हमने देखा बिना दशमलव वाली संख्या। दशमलव वाली संख्या जितनी भी होती है 3 तरीके की होती है। एक होती है शांत दशमलव, एक होती है अशांत आवृत्ति दशमलव, तो और तीसरी होती थी अशांत अनावृत्ति दशमलव। तीसरी अशांत अनावृत्ति। बिना दशमलव वाली संख्याओं को तो हम परिमेय संख्या लिखते ही हैं, याद रखना, ठीक। और यहाँ पर इन दोनों को हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं और इसको नहीं लिख सकते हैं, तो ये अपरिमेय संख्या होती है। ये चीज़ मैं आपको 2-3 बार बता चुका हूँ ताकि आपके रिवीजन होता रहे। अब सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं, ठीक है भाई, ये सभी परिमेय संख्याएं यहाँ मिल जाएगी, सभी परिमेय संख्याएं आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो ये किसका पार्ट है, तो ये वास्तविक संख्याओं का ही तो पार्ट है। तो इसका मतलब सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती है, ये स्टेटमेंट सही है। अब दूसरा देखते हैं, सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय होती है, सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय होती है। अब अगर आप देखेंगे तो वास्तविक संख्याओं के अंदर आपने देखा दशमलव वाली संख्या भी है और दशमलव वाली संख्या में ये वाली दशमलव जो शांत दशमलव हमने पढ़ा, अशांत आवृत्ति दशमलव हमने पढ़ा और अशांत अनावृत्ति। तो जो अशांत अनावृत्ति दशमलव होता है वो क्या होती है, परिमेय संख्या नहीं होती। ये कौन सी संख्या होती है, तो ये होती है अपरिमेय संख्या। अगर ये अपरिमेय संख्या होती है तो बोला क्या, सभी वास्तविक संख्याएं क्या परिमेय संख्या होती है, तो ये वास्तविक संख्याएं तो है लेकिन ये तो परिमेय है। लेकिन ये वाली जो है अशांत अनावृत्ति जिसमें नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर हमने देखा था, ये क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। तो इसका मतलब हम सभी वास्तविक संख्याओं को परिमेय संख्या नहीं कह सकते। तो हम कह सकते हैं ये वाला जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है, वो स्टेटमेंट गलत है। तो अब आपसे ऑप्शन दिए हैं 4, दोनों कथन सही है, नहीं है भैया। दोनों कथन गलत है, दोनों कथन गलत भी नहीं है। क्यों, क्योंकि सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याओं के अंदर ही आती है। केवल कथन एक सही है, केवल एक कथन सही है, 2 सही है, 2 भी सही नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो इस क्वेश्चन का
राइट आंसर होगा। आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ आई होगी। आगे जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाएंगे आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर होता जाएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट अब क्वेश्चन के थ्रू ही क्लियर होगा। अब हम पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रूट 5, अभी मैंने बताया था जितने भी रूट के अंदर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 5 क्या है, एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। जितने भी रूट के अंदर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है वो सभी के सभी किस में आ जाएंगे, अपरिमेय संख्या। तो रूट 5 एक अपरिमेय संख्या, बिल्कुल सही। तो ये स्टेटमेंट तो सही है। रूट 5 को पी वाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है जहाँ पी और क्यू पूर्णांक है। अगर रूट 5 इसके डिवाइड में, याद रखना, चलो ठीक है मैंने मान लिया कुछ नहीं है तो 1 है, इसको मैंने पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख भी दिया मान के चलो। अब क्या बोल रहा है, पी वाई क्यू के फॉर्म में यहाँ पर क्यू 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही क्योंकि यहाँ पर क्यू 1 है। लेकिन एक कंडीशन क्या सेटिस्फाई नहीं हो रही परिमेय संख्या की, जो पी और क्यू ये दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए, दोनों के दोनों पूर्णांक होने चाहिए। लेकिन यहाँ p की वैल्यू अगर आप देखोगे तो रूट 5 है, जो कि एक इंटीजर नहीं है। तो इसका मतलब रूट 5 को पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है जहाँ p और q पूर्णांक होते हैं। नहीं, p और q पूर्णांक नहीं है, q तो पूर्णांक है 1, लेकिन p पूर्णांक नहीं है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है, इसको नहीं लिख सकते हम, क्योंकि p और q यहाँ पर पूर्णांक होने चाहिए और रूट 5 तो एक पूर्णांक नहीं है। तो इसका मतलब केवल कथन एक सही है, इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ये सबके सब कथन, दोनों कथन सही है, नहीं, दोनों कथन गलत है, नहीं, केवल कथन 2 सही है, केवल 2 तो और गलत ही है बल्कि। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ आ रही होगी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। हर अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। तो अभी हमने देखा भाई साहब कि वास्तविक संख्याओं के अंदर ही 2 प्रकार की संख्याएं होती है, एक होती है परिमेय संख्या और एक होती है अपरिमेय संख्या। ठीक, यही चीज़ देखी अभी हमने। अब क्वेश्चन में क्या बोला, हर अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होगी। ठीक है, क्योंकि ये वास्तविक संख्या के अंदर ही अपरिमेय संख्या है, तो जितनी भी अपरिमेय संख्याएं होंगी वो वास्तविक संख्या तो होगी। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो सही है। सभी अपरिमेय संख्याएं आवर्ती दशमलव होती है। अभी मैंने आपको बताया था अपरिमेय संख्याएं आवर्ती दशमलव नहीं होती, क्या होती है, अनावृत्ति दशमलव। क्योंकि अपरिमेय जो संख्याएं होती है वो नॉन टर्मिनेट होती है, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो नंबर रिपीट नहीं होते, मतलब यहाँ पर आवृत्ति नहीं होती और अनावृत्ति नहीं होती है, तो इसको हम बोलते हैं अनावृत्ति। और इसके आगे और याद रख लेना एक शब्द अशांत, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेट होता है। तो सभी अपरिमेय संख्याएं आवृत्ति दशमलव होती है, नहीं, आवृत्ति दशमलव नहीं होती, यहाँ पर आवृत्ति नहीं होती है। यहाँ पर पॉइंट के बाद जितने भी नंबर आते हैं उनकी आवृत्ति नहीं होती है। इसका मतलब ये वाला जो स्टेटमेंट है वो गलत है। अब ऑप्शन देख लेते हैं, दोनों कथन सही है, नहीं, दोनों सही नहीं है, दोनों कथन गलत है, नहीं, केवल कथन एक सही है। ठीक है, केवल कथन एक सही है, केवल कथन 2 सही है, 2 तो गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 0.5 एक परिमेय संख्या है। 0.5 एक परिमेय संख्या है। अगर 0.5 में से अगर आप ये डेसिमल हटाओगे तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा 5/10, और 5/10 को भी अगर आप कैंसिल कर दोगे तो ये हो जाएगा 1/2। इसका मतलब 1 को 2 से डिवाइड करने पर ही 0.5 आता है, ये आपको पता होगा अच्छे से। अब इसको हम पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं पी वाई क्यू के फॉर्म में। पी और क्यू दोनों इंटीजर हैं, 1 और 2 दोनों के दोनों इंटीजर है। कौन से इंटीजर है, पॉजिटिव। क्यू क्या 0 के इक्वल है, नहीं है भाई साहब, क्यू किसके इक्वल है, 2। इसका मतलब 0.5 तो एक परिमेय संख्या है, ये तो कथन सही है। अब स्टेटमेंट 2 देख लेते हैं। 0.5 एक अपरिमेय, अभी हमने देखा भाई साहब, क्या देखा हमने कि 0.5 एक परिमेय संख्या है, ये बोल रहा अपरिमेय नहीं, तो कथन 2 गलत है, क्योंकि ये समाप्त होने वाली दशमलव है ना। 0.5 को अगर आप देखोगे तो ये समाप्त हो रही है, टर्मिनेट हो रहा है। और मैंने अभी आपको बताया था टर्मिनेटिंग नंबर जो होता है वो रेशनल नंबर में आता है। तो इसका मतलब 0.5 एक अपरिमेय संख्या है, नहीं, अपरिमेय संख्या नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ये वाला स्टेटमेंट सही होगा। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो केवल कथन एक सही है, इसका आंसर आएगा। ये सभी के सभी दोनों कथन सही है, सही नहीं है, क्योंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ये सही होने का बोल रहा था भाई साहब, ऐसा अन्याय तो
नहीं हो सकता। दोनों कथन सही है, नहीं, दोनों कथन सही हो ही नहीं सकते। √5 को एक अपरिमेय संख्या बोल रहा है भाई साहब, ये तो परिमेय है, तो ये भी गलत है। केवल कथन दो सही है, अगर केवल कथन दो सही है तो भाई साहब ये भी तो सही है। 0.5 एक परिमेय संख्या है, अभी हमने देखा 1/2 लिख सकते हैं, PYQ के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, Q 0 के इक्वल भी नहीं है और दोनों के दोनों इंटीजर भी हैं। तो इसमें जो आंसर आएगा वो आएगा केवल कथन एक सही है। ठीक, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर लास्ट तक आप बने रहोगे तो आपको बहुत अच्छे से ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा। याद रखना, इतना अच्छा आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा। 1/3 एक परिमेय संख्या है, बिल्कुल है, क्योंकि PYQ के फॉर्म में लिख सकते हैं, लिख दिया। P की वैल्यू 1 है, Q की वैल्यू 3 है, दोनों के दोनों इंटीजर है, और दोनों के दोनों कौन से इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है। Q किसके इक्वल है, 3 के इक्वल, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो सकता है Q। तो ये तो एक परिमेय संख्या है, इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट तो सही है। अब देख लेते हैं, 1/3 को दशमलव रूप में लिखा जा सकता है और यह आवृत्ति है। 1/3 को दशमलव रूप में लिख दो, 1/3 दशमलव रूप में लिखेंगे, डिवाइड कर दो, 1 से डिवाइड नहीं जाएगा, 0 लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे, कितना हो जाएगा 10, 3 3 जा 9, बचा कितना 1, फिर 0 लगाएंगे तो ये 3 3 जा 9, फिर रिमाइंडर बचा 1, फिर 0, 3 3 जा 9। इसका मतलब इसको दशमलव के रूप में लिखा जा सकता है और ये आवृत्ति है। देखो आवृत्ति हो रही है, 0 पॉइंट बाद में पॉइंट के बाद 3 3 3 3 3 आता जा रहा, तो ये भी सही है। इसका मतलब यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये दोनों कथन सही है। 1/3 को दशमलव के रूप में लिखा जा सकता है, ये आवृत्ति है, तो इसमें दोनों कथन सही है। और सेकंड कथन जो है वो एक की व्याख्या करता भी है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ये सब ऑप्शन गलत हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हम √2 और पाई दोनों अपरिमेय संख्या है। अभी मैंने बताया था जो पाई होता है वो एक अपरिमेय संख्या है, और मैंने दूसरी चीज़ और बताई थी कि जो रूट के अंदर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं वो सभी के सभी अपरिमेय संख्याएं होती है। ठीक, तो ये वाला स्टेटमेंट तो सही है। दोनों अपरिमेय संख्याएं केवल गैर आवृत्ति और अनंत दशमलव होती गैर आवृत्ति और अनंत दशमलव होती। गैर आवृत्ति मतलब यहाँ पर अनावृत्ति, दो अनावृत्ति। अब अगर ये अपरिमेय संख्या है, समझना, अगर ये अपरिमेय संख्या है तो हमने पहले ही समझ लिया अपरिमेय संख्या वो होती है जिनका जो दशमलव के बाद जो नंबर होता है वो क्या होता है, अनावृत्ति होता हो, मतलब बार बार रिपीट नहीं होता हो, और क्या होता हो, अशांत होता हो, है ना। अशांत मतलब हम कह सकते हैं अनंत, कटता नहीं है। तो ये दोनों पर अपरिमेय संख्या केवल गैर आवृत्ति और अनंत दशमलव होती है। बिल्कुल बोल सही बोल रहा है। गैर आवृत्ति मतलब बार बार रिपीटेशन नहीं होता, तभी तो ये अपरिमेय संख्या हुई, क्योंकि अपरिमेय संख्या की कंडीशन ही ये है कि जो नंबर है पॉइंट के बाद रिपीट होगा, रिपीट नहीं होगा और ना ही टर्मिनेट होगा। यही कंडीशन से तो ये हम इसको अपरिमेय बोलते हैं। तो ये केवल गैर आवृत्ति और अनंत दशमलव होती है, बिल्कुल सही। तो दोनों कथन सही है और दो एक की व्याख्या भी करता है, याद रखना। तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हर वास्तविक संख्या परिमेय नहीं होती। अभी मैंने आपको बताया था, स्टार्टिंग में ही ये समझाया था। वास्तविक संख्याओं को हमने दो प्रकार से कैटेगराइज किया था। एक होता है परिमेय संख्या और एक होती है अपरिमेय संख्या। ठीक, अब क्या बोल रहा है, हर वास्तविक संख्या परिमेय नहीं होती है। हर वास्तविक संख्याएं परिमेय नहीं होती है, सही बात है, क्योंकि कुछ वास्तविक संख्याएं अपरिमेय भी होती है। तो ये वाला स्टेटमेंट तो सही है। परिमेय संख्याएं केवल समाप्त या आवृत्ति दशमलव होती है। तो ये चीजें मैंने आपको बता दिया भाई साहब। परिमेय संख्याएं या तो शांत दशमलव संख्याएं होंगी, या तो शांत दशमलव संख्याएं होंगी, और अगर शांत नहीं होगी तो अशांत होगी, मतलब नॉन टर्मिनेट होंगी, और अगर नॉन टर्मिनेट होगी तो आवृत्ति होगी। ये याद रखना। अगर आवृत्ति नहीं हो रही है और अशांत है तो वो अपरिमेय पे चली जाएगी, और अगर शांत है तो वो परिमेय संख्या होगी, और अगर टर्मिनेट नहीं है, अशांत है, तो फिर वो आवृत्ति होगी। तो परिमेय संख्याएं केवल समाप्त हो जाती है, ठीक है, और आवृत्ति दशमलव होती है, मतलब दशमलव की आवृत्ति होती है दशमलव के बाद। तो यहाँ पर आप देखोगे तो दोनों कथन क्या है, सही है।
परिमेय संख्याएं समाप्त होती है और आवर्ती दशमलव होती है, ये बिल्कुल ठीक है। हर वास्तविक संख्याएं परिमेय नहीं होती, क्योंकि वास्तविक संख्याएं ही अपरिमेय संख्याएं भी होती है। तो इसमें आप देखोगे दोनों कथन सही है और दो जो है वो एक की व्याख्या भी करता है। ठीक है, ये मैंने स्टार्टिंग में आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 0.6666 एक परिमेय संख्या है, तो आपको ये समझ जाना चाहिए ये स्टेटमेंट सही है। क्यों है? अगर 0.6666 आ रहा है, इसका मतलब ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है। तो आप देखोगे नॉन टर्मिनेट, नॉन टर्मिनेट, बट 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 क्या लिखोगे? रिकरिंग। यहाँ पर रिकरिंग हो रहा है। और नॉन टर्मिनेट बट रिकरिंग नंबर को ही तो हमने पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, मैंने बताया था आपको। ठीक है, कैसे लिख सकते हैं वो भी मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा। ठीक, तो इसको हमने लिखने का तरीका याद रखना। जैसे 0.6666 जो भी नंबर रिपीट हो रहा है उसी को हमने लिख देते हैं 0.6, और जो नंबर रिपीट हो रहा है उसके ऊपर हम लगा देते हैं बार। अब इसको हमने पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था हम कैसे लिख सकते हैं, उसको आप समझिए। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो 6 है इसको एज इट इज़ लिखोगे। ठीक है, और इसके डिवाइड में हमारे पास क्या जाता है? 9। तो इसको हम लिख सकते हैं 6/9। जितने नंबर पर वार लगा है उतने 9 यहाँ पर आ जाते हैं, याद रखना। अगर यहाँ पर लिखा होता है 0.63 और इसके ऊपर वार लगा होता तो इसको हम लिख लेते हैं 63/99। ठीक, आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 6/9, और 6/9 को कैंसिल करोगे तो 2 3 जा 6, और सॉरी 3 से कैंसिल कर दो, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। तो इसको हमने क्या लिख लिया? 2/3। 2/3 अगर लिख लिया तो भाई साहब ये क्या परिमेय संख्या है? रेशनल नंबर है? बिल्कुल है। तो ये हो जाएगा स्टेटमेंट सही। ये संख्या दोहराव के साथ अनंत दशमलव है। दोहराव के साथ देखो, दोहराव मतलब रिपीट, और अनंत तक जा रही है, तो ये भी सही है। इसका मतलब ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए तो आर गलत क्यों हो सकता है? ये संख्या दोहराव, देखो दोहराव हो रही है, रिपीट हो रही है, और कहाँ तक जा रही है? इनफाइनाइट तक। टर्मिनेट नहीं हो रही है, नॉन टर्मिनेट हो रही है। और नॉन टर्मिनेट हो रही है इसका मतलब ये, इसको लैंग्वेज में लिख लेते हैं अनंत दशमलव तक जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4.25 एक परिमेय संख्या है। अब आपको बिना सोचे समझे बोल देना 4.25 एक परिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि ये दशमलव वाली संख्या है, और दशमलव के 2 अंक के बाद ये जो है वो टर्मिनेट हो गई, रुक गई। ये जो है वो टर्मिनेट हो गई। टर्मिनेट हो गई मतलब रुक गई, और रुक गई मतलब ये शांत दशमलव संख्या है। और अगर ये शांत दशमलव संख्या है तो ये एक परिमेय संख्या होगी। तो बिना सोचे समझे, अब आपको टाइम नहीं लगाना, ये तो एक दशमलव संख्या होगी। 4.25 को 425/100 लिख सकते हैं। 4.25 को हम 425/100 के रूप में लिख सकते हैं। तो आपको जैसे ही पता होगा 4.25, इसका जब दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर ये तो हो जाएगा 425, और दशमलव के बाद कितने डिजिट है? 2 डिजिट है। तो एक के साथ जितने डिजिट दशमलव के बाद है उतने जीरो लिख देते हैं। तो हम इसको 425/100 के रूप में लिख सकते हैं। तो ये भी आप देखेंगे यहाँ पर सही है। तो ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। आर ए की सही व्याख्या भी करता है, तो ये ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, और ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत और ये भी गलत। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हर परिमेय संख्या को दशमलव में बदला जा सकता है? बिल्कुल बदला जा सकता है साहब। 4/3 है, काट दो। 3 एकम 3, बचा कितना हमारे पास? एक दशमलव लगाएंगे कितना हो जाएगा? 10। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। तो आप देखोगे ये इस तरीके से चलता जाएगा। तो इसको हमने दशमलव के रूप में बदल लिया। याद रखना, हर एक परिमेय संख्या को हम दशमलव के रूप में बदल सकते हैं, क्योंकि हमने देखा हर एक परिमेय संख्या को हम दशमलव के रूप में बदल सकते हैं। और परिमेय संख्याएं केवल पूर्णांक होती है।
परिमेय संख्याएं केवल पूर्णांक होती है, तो ये वाला जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है। क्यों है इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। हर परिमेय संख्याएं केवल पूर्णांक होती है। जैसे मान के चलिए मेरे पास 12 है, इसको मैंने डिवाइड कर दिया 3 से, तो 3 4 जा 12। तो ये जो परिमेय संख्या थी इसको जब डिवाइड करा तो हमारे पास 4 आया, जो कि एक पूर्णांक है। तो ये तो समझ में आया कि चलो परिमेय संख्या जो है वो पूर्णांक हो रही है। लेकिन वहीं अगर मैं लिख देता, मान के चलो 14/3, 14/3 लिख देता, तो इसको मैं कैंसिल कर देता, 3 4 जा 12, पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पर बचेगा 2, तो ये हो जाएगा 3 6 जा 18, है ना। तो 4.6 के समथिंग वैल्यू कुछ आई, और 4.6 के समथिंग अगर कुछ वैल्यू आई तो ये बताओ क्या इंटीजर है, पूर्णांक है? तो ये तो पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक वो नंबर होते हैं जो बिना दशमलव के होते हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया है। तो हर परिमेय संख्या, ये क्या है, ये तो एक परिमेय संख्या है 14/3, ये भी एक परिमेय संख्या थी। तो यहाँ पर हमने परिमेय संख्या को पूर्णांक के रूप में देखा, लेकिन यहाँ पर जो परिमेय संख्या है वो पूर्णांक के रूप में कन्वर्ट नहीं हुई है। तो इसका मतलब परिमेय संख्या केवल पूर्णांक होती है, ये गलत है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट ए सही है लेकिन आर गलत है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3.1416 एक परिमेय संख्या है। अब बिना सोचे समझे मैं स्पीड में कराऊंगा और आपको समझ में आ जाना चाहिए। 3.1416 टर्मिनेट हो गया, और अगर टर्मिनेट हो गया तो इसका मतलब ये परिमेय संख्या होगी, बिल्कुल ठीक है। ये दशमलव समाप्त हो रही है, ये दशमलव समाप्त हो रही है, ये भी सही है। तो यहाँ पर अगर देखोगे ए और आर दोनों सही है, और आर ए की व्याख्या भी करता है। अब मैं इसको ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, अब आप ये चीज़ समझ चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पाई एक अपरिमेय संख्या, स्टार्टिंग में ही बताया था, जो पाई है वो एक अपरिमेय संख्या है, और पाई की जो वैल्यू है वो 22/7, जो पाई की वैल्यू है वो क्या है 22/7। लेकिन ये क्या है, ये एक परिमेय संख्या है, याद रखना ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर बोलेंगे हम ए सही है लेकिन आर गलत है। यहाँ पर जो रीज़न दिया है वो क्या है, गलत है। पाई की वैल्यू 22/7 है, और अगर ये 22/7 है तो ये तो परिमेय संख्या हो जाएगी। लेकिन हमने तो ऊपर क्या बोला, पाई एक अपरिमेय संख्या है, मतलब इसका रीज़न ये गलत हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एजर्सन क्या दिया है आपको, 0.1010010001 4 टाइम्स 0 1 एक परिमेय संख्या है। अब ये एक परिमेय संख्या होगी या नहीं ये बताओ आप। तो अगर आप देखोगे तो ये पहली बात तो नॉन टर्मिनेटिंग है। क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर में भी अगर आप देखोगे तो ये रिपीट नहीं हो रहा है। यहाँ पर 1 0 है, यहाँ पर 1 00, फिर 1 000, फिर 1 4 टाइम 0, मतलब यहाँ पर रिपीट नहीं हो रहा है ना। तो हम कह सकते हैं ये नंबर जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉर रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉर रिकरिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉर रिकरिंग क्या होता है, एक इरेशनल नंबर होता है। तो ये वाला स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगा। परिमेय संख्याएं हमेशा आवृत्ति, बिल्कुल आवृत्ति होती है, और समाप्त भी होने वाली दशमलव संख्याएं होती है, बिल्कुल सही है। तो स्टेटमेंट सेकंड जो है वो सही है। तो यहाँ पर ए आर दोनों सही है, नहीं है, ए आर दोनों सही है, नहीं है, ए गलत है लेकिन आर सही है, बिल्कुल ए गलत है लेकिन आर सही है। ए सही है, ए सही है, नहीं है भाई साहब। यहाँ पर रिपीट नहीं हो रहा है, ना ही टर्मिनेट हो रहा है, और जब रिपीट ना हो ना ही टर्मिनेट हो तो ऐसे नंबर इरेशनल नंबर होते हैं, परिमेय संख्याएं नहीं होती, अपरिमेय संख्याएं होती है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं होते हैं, बिल्कुल मैंने बताया था, है ना। जितने भी इंटीजर होते हैं, इंटीजर क्या होते हैं, बिना दशमलव वाली संख्याएं। पूर्णांक क्या होती है, बिना दशमलव वाली संख्याएं। और बिना दशमलव वाली संख्याओं सभी संख्याओं को हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। ये मैंने आपको बताया था, जैसे जैसे 0 1 2 3 इनफाइनाइट तक, इधर -1 -2 -3, ये सभी के सभी, इसके डिवाइड में 1, इसके डिवाइड में 1, इस सबके डिवाइड में हम 1 लिख सकते हैं। सभी के सभी PYQ के फॉर्म में लिखा गया है, सभी के सभी इंटीजर भी है। तो जितने भी पूर्णांक होते हैं सभी के सभी परिमेय संख्याएं होती है। तो ये वाला स्टेटमेंट तो सही है।
किसी भी पूर्णांक a को a/1 के रूप में लिखा जा सकता है। अभी मैंने बताया, देखो जितने भी पूर्णांक लिखे हैं इनको डिवाइड हम 1 लिख सकते हैं। लेट सपोज a एक पूर्णांक है तो उसको डिवाइड करेंगे 1 से, तो वो क्या देगा, हमें a ही देगा। तो जितने भी पूर्णांक हैं उनको a/1 के हम रूप में लिख सकते हैं। इसका मतलब ये वाला जो स्टेटमेंट है वो भी सही है। तो इसका जो आंसर होगा a और r दोनों सही है और r a की सही व्याख्या करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। √2 एक अपरिमेय संख्या, अभी बताया था जितने भी रूट के अंदर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं वो अपरिमेय संख्या में आते हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट तो सही है। √2 को PYQ के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, बिल्कुल नहीं लिखा जा सकता, सही बात है। जहाँ P और Q पूर्णांक हो और Q 0 के इक्वल नहीं हो, नहीं लिखा जा सकता। याद रखना √2 को PYQ के फॉर्म में, क्योंकि P और Q पूर्णांक नहीं है। क्योंकि यहाँ पर अगर तुमने लिख लिया √2, इसके डिवाइड में कुछ नहीं है तो 1, इसको अगर आपने PYQ के फॉर्म में लिख दिया, ठीक है, तो यहाँ पर जो P है वो √2 के इक्वल हो रहा है और √2 जो है वो एक इंटीजर नहीं है। और पूर्णांक क्या होते हैं, जहाँ पर P और Q एक इंटीजर होने चाहिए, है ना। सॉरी, परिमेय संख्या में PYQ के फॉर्म में होती है, वो P और Q इंटीजर होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो √2 इंटीजर नहीं है। तो ये वाला स्टेटमेंट बोला नहीं लिखा जा सकता, लेकिन स्टेटमेंट ऑलरेडी नेगेटिव दिया तो नहीं लिखा जा सकता, मतलब ये भी सही है। तो A R दोनों सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन R A की सही व्याख्या करता है, R A की सही व्याख्या कर रहा है क्या, R A की सही व्याख्या नहीं है। √2 को PYQ के रूप में नहीं लिखा जा सकता जहाँ P और Q पूर्णांक हो। तो ये बिल्कुल सही बोल रहा है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। माइनस का 4/5 एक परिमेय संख्या है। माइनस का 4/5 एक परिमेय संख्या है, क्यों है समझो पहले। तो ये तो पहले PYQ के फॉर्म में लिखा गया, पहली कंडीशन तो परिमेय संख्या की ये होती है। दूसरा Q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर Q 5 है। और ये दोनों के दोनों P और Q दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। तो ये दोनों इंटीजर है, ये नेगेटिव इंटीजर है, ये पॉजिटिव इंटीजर है। तो इसका मतलब ये दोनों पूर्णांकों के अनुपात में, इसलिए ये परिमेय संख्या है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। 0 को परिमेय संख्या कहा जा सकता है क्योंकि, अगर 0 को मैं परिमेय संख्या कह सकता हूँ क्यों, क्योंकि अगर मैं 0 को 1 से डिवाइड करूँगा तो भी मुझे क्या मिलेगा, 0। और 0 को 1 से डिवाइड करा तो अब ये इसको हमने लिख लिया PYQ के फॉर्म में, और ये दोनों के दोनों इंटीजर भी है और Q 0 के इक्वल नहीं भी है। तो हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि ये भिन्न के रूप में नहीं लिखा जा सकता, नहीं भिन्न के रूप में तो लिखा गया भाई। ये धनात्मक नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ये पूर्णांक नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। 0 को परिमेय संख्या कहा जा सकता है क्योंकि ये 0/1 के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। यदि A एक परिमेय संख्या है और B एक अपरिमेय संख्या है, तो ये याद रखना हमेशा A + B हो या A - B हो, ये हमेशा एक तुम्हें अपरिमेय संख्या ही देगा। कुल मिला के वो ये बोल रहा है कि अगर किसी अपरिमेय संख्या में कोई परिमेय संख्या जोड़ दी जाए तो हमेशा वो संख्या जो होती है वो एक अपरिमेय संख्या ही होगी। ये आपको याद रखना, जोड़ दी जाए या घटा दी जाए। अब मान के चलो एक परिमेय संख्या, लेट सपोज मैंने 3 ले लिया जो कि एक परिमेय संख्या है, इसमें मैंने B एक अपरिमेय संख्या जोड़ दी है, मान के चलो √2 जोड़ दिया, क्योंकि √2 क्या है, एक अपरिमेय। अब 3 + √2 जो होगा वो एक अपरिमेय संख्या होगी, याद रखना। अगर वो माइनस करने का भी बोले तो भी वो एक अपरिमेय संख्या होगी हमेशा। तो सदैव अपरिमेय होगी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सी संख्या परिमेय नहीं है, परिमेय नहीं है मतलब अपरिमेय। तो देखो 2.5 टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, तो ये तो परिमेय होगी। 0 इसको भी हम क्या लेना, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर परिमेय संख्या है, या फिर तुम इसको ऐसा भी लिख सकते हो 2.5 दशमलव हटाओगे तो ये हो जाएगा 25/10, कैंसिल कर दोगे 5 5 जा 25, 5 2 जा 10। PYQ के फॉर्म में लिखी जा चुकी है। यहाँ पर P और Q दोनों इंटीजर है और Q 0 के इक्वल भी नहीं है, तो ये तो परिमेय संख्या है। इसको हम डिवाइड 1 लिख सकते हैं, तो 0/1 मतलब ये PYQ के फॉर्म में लिखी जा चुकी है। P और Q दोनों इंटीजर हैं
और क्यू जीरो के इक्वल नहीं है तो ये भी परिमेय संख्या है। -7 इसके डिवाइड में कुछ नहीं है तो हम 1 लिख सकते हैं। माइनस का 7/1 ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। और √7 जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, ये अपरिमेय संख्या होगी। मैंने बताया जितनी भी रूट के अंदर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, वो सभी के सभी अपरिमेय संख्या में आते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। परिमेय संख्याओं का समुच्चय किन संख्याओं को शामिल करता है? परिमेय संख्याओं का समुच्चय, तो आप देखोगे परिमेय संख्याएं क्या होती है। तो परिमेय संख्या हमने देखा था बिना दशमलव वाली संख्या, बिना दशमलव वाली संख्या, बिना दशमलव वाली संख्या ये सभी के सभी परिमेय संख्या में आती है। और दशमलव वाली संख्या में हमने देखा था कौन कौन सी, शांत दशमलव, शांत दशमलव, और दूसरा हमने देखा था अशांत आवृत्ति दशमलव। ये सभी के सभी किस में आती है? परिमेय संख्या में आती है। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। केवल धनात्मक संख्याएं आती है परिमेय संख्याओं में? नहीं भाई साहब, माइनस का 1/2 ले लो, क्या है? परिमेय संख्या है। तो केवल धनात्मक संख्या नहीं। केवल पूर्णांक, केवल पूर्णांक। और देखते हैं सभी पूर्णांक और भिन्न, तो केवल पूर्णांक नहीं, भिन्न भी तो आ सकता है भाई परिमेय संख्याओं में। केवल दशमलव नहीं, मान के चलो 3, ये दशमलव वाली संख्या नहीं है लेकिन परिमेय संख्या है, तो केवल दशमलव तो नहीं आएगा भाई। तो सभी पूर्णांक भी आ जाएंगे और भिन्न वाली जितनी भी संख्याएं होंगी वो सभी के सभी किस में आ जाएंगी? परिमेय संख्याओं के समुच्चय में। सभी पूर्णांक जैसे 3 है, 4 है, -5 है, -8 है, ये सभी के सभी, इसको अगर मैं डिवाइड 1 से कर देता हूँ तो ये सभी के सभी परिमेय संख्याएं बन जाएंगी। और भिन्न वाली संख्या जैसे 2/3, 3/4, 5/6, 8/10, ये सभी के सभी तो PYQ के फॉर्म में है ही सही, और PYQ के फॉर्म में है, दोनों के दोनों इंटीजर हैं, तो ये परिमेय संख्याएं हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परिमेय संख्याएं सीमित और समाप्त होती है, असीमित होती है, सीमित हो सकती है या आवृत्ति दशमलव के रूप में हो सकती है। केवल पूर्णांक, परिमेय संख्याएं केवल पूर्णांक नहीं होती है, दशमलव वाली संख्याएं भी तो, जैसे मान के चलो 2.5 है, अब ये पूर्णांक नहीं है लेकिन दशमलव वाली संख्या, लेकिन दशमलव वाली संख्याएं परिमेय संख्या नहीं होगी क्या? हो जाती है। अगर इसको पॉइंट को हटाओगे तो ये हो जाएगा 25 डिवाइड बाई 10, कैंसिल कर दोगे तो 5/2 परिमेय संख्या है। लो भाई साहब, तो केवल पूर्णांक दशमलव परिमेय संख्या होगी, ये तो गलत है। असीमित होती है, असीमित नहीं होती, मैंने आपको बताया था अभी, अशांत आवृत्ति दशमलव है ना। अशांत मतलब सीमित नहीं है, आवृत्ति दशमलव, जैसे मैंने देखा था 0.6666, ये भाई साहब अशांत है। अशांत है मतलब ये रुक नहीं रही है ना, अशांत है मतलब अशांत बोल दो, या असीमित है। और असीमित है तो ये भी तो परिमेय संख्या होती है, तो असीमित होती है ना, तो ये भी नहीं आएगा। हाँ, सीमित हो सकती है, ठीक है, सीमित हो सकती है क्योंकि सीमित होती भी है, और आवृत्ति दशमलव के रूप में होती है। यहाँ पर दशमलव के बाद जो होती है वो आवृत्ति होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है? देखो दशमलव के बाद टर्मिनेट होगा या तो परिमेय संख्या होगी। अब यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, भाई साहब यही तो हमने पढ़ाया। अपरिमेय संख्या का मेन कॉन्सेप्ट तो मैंने यही बताया, ना तो टर्मिनेट हो रही है ना ही रिपीट हो रही है, उसी को तो अपरिमेय संख्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी 3/1 1 में लिख सकते हैं, डिवाइड में परिमेय संख्या हो जाएगी, 5/2 तो परिमेय संख्या है ही सही। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक परिमेय संख्या किस रूप में होती है? भाई साहब PYQ के फॉर्म में होती है, जहाँ पर Q 0 के इक्वल होता है? नहीं भाई साहब, PYQ के फॉर्म में होती है, ठीक है, जहाँ P और Q पूर्णांक होते हैं और Q 0 के इक्वल नहीं होते हैं। पहली मिनट से ही मैं आपको ये चीज़ समझा रहा हूँ। एक परिमेय संख्या PYQ के फॉर्म में होती है, P और Q दोनों पूर्णांक होते हैं और Q 0 के इक्वल नहीं होता। केवल पूर्णांक नहीं, केवल दशमलव नहीं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या ये अपरिमेय है, तो ये तो
पाई भी अपरिमेय है, रूट के अंदर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी अपरिमेय है, परिमेय संख्या कौन सी होगी? 7/3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, √7 क्या है? नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर इन अंडर रूट अपरिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 0.666 को किस रूप में व्यक्त किया जा सकता है? तो अभी मैंने आपको बताया 0.66666 इनफाइनाइट टाइम तक आ रहा है और रिपीट हो रहा है, तो जो संख्या रिपीट होने लगती है उसके ऊपर हम लगा देते हैं बार। अब हम इसको जब सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 6, और इसके जितने नंबर के ऊपर वार है उतने ही 9 यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर एक नंबर के ऊपर वार है तो एक 9 आ जाएगा, दो नंबर के ऊपर वार होता तो 2 9 आ जाते हैं। इसको कैंसिल कर दो अब, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो 2/3 ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, √36 क्या होता है? ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, याद रखना, तो ये 6 देगा आंसर। √36 क्या होगा? 6। अगर याद रखना इसके में 6 ना होकर अगर ऑप्शन में -6 भी दिया होता तो वो भी इसका आंसर होता, क्योंकि -6 इंटू -6 करेंगे तब भी 36 आएगा, सॉरी प्लस का, और 6 इंटू 6 करेंगे तब भी प्लस का 36 आएगा, ये प्लस कर लेना ना। तो ये -6 का भी स्क्वायर रूट होता है, +6 का भी। अगर 6 ना देके -6 दिया होता इस ऑप्शन में तो भी वो करेक्ट होता। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? 1.7320 आप ये सीधा सीधा याद रखना, √3 की वैल्यू होती है 1.732। कई बार आपने क्वेश्चन सोल्व कभी करे होंगे और ये वैल्यू आपको काम भी आएगी जब हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन आप ट्रिग्नोमेट्री के अंदर सोल्व करते हैं। तो √3 की वैल्यू हम कई बार यूज़ करते हैं, 1.732 है ना। तो √3 की वैल्यू है, यही हमसे पूछा कि ये किसका सन्निकटन मान है। अब हम चलते हैं आज के हमारे लास्ट क्वेश्चन पे, 0.1428571 को किस भिन्न के रूप में व्यक्त किया जा सकता है? ये जो क्वेश्चन है ये तुम्हारा होमवर्क है, इसका जो आंसर है वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना इसका सही आंसर क्या होगा। और अगर आज की क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और इसी तरीके के बेसिक कॉन्सेप्ट विथ PYQ है ना, अगर आपको समझना है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और एमपीटेड वर्ग 3 मेंस की तैयारी करने के लिए, जो कि मैथ्स सब्जेक्ट की बात हम कर रहे हैं, कंप्लीट तैयारी करने के लिए हमारे चैनल के साथ आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके अगले पार्ट को लेकर हम बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों के साथ। आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, और जिस भी टॉपिक का आपका कमज़ोर है, जिस भी टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कर दीजिए, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पर लेके आपके लिए प्रोवाइड करा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।